हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ ऐसे इश्यूज पर बात करते हैं जिनके बारे में आम तौर पर आपको गोदी मीडिया कुछ नहीं बताना चाहता। अभी पिछले दिनों एक खबर सामने आई, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी की इस मौजूदा सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो माइनॉरिटी कैरेक्टर को खत्म करने के लिए एक खामोशी से नोटिफिकेशन निकाला और ये नोटिफिकेशन अगस्त 2019 का है, लेकिन हाल ही में किसी तरह से वो सामने आया और उस पर अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं, जो ओल्ड बॉयज कहलाते हैं वो, और उसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक बेचैनी है कि क्या ये जो एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसकी शुरुआत, जिसकी दागबेल डाली थी सर सैयद अहमद खान साहब ने एक स्कूल की शक्ल में 1875 में, और ये यूनिवर्सिटी बनी 1920 में। तो यहाँ पूरे मुल्क से, खास तौर पर नॉर्थ इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों से स्टूडेंट्स आते हैं और वहां पढ़ते हैं। रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है और उसमें न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरे मजहबों के लोग भी पढ़ते हैं। और एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गंगा जमनी तहजीब की भी एक बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ा इदारा है। इसमें ये क्या कुछ हो रहा है, कैसे महसूस किया जा रहा है? क्या बीजेपी इसको भी एक तरह से, वो नोटिफिकेशन तो आ चुका, लेकिन ग्राउंड पर क्या इसका असर हो रहा है या होगा? कानूनी क्या हैसियत है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं जनाब ZK फैजान साहब, जो पेशे से वकील हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स यूनियन के 2 बार, यानी 2 सेशंस में 1975-76 और 76-77, इसमें आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा वहां के का जो कोर्ट मेंबर कोर्ट होता है, उसके लिए इलेक्टेड 2 बार आप मेंबर रह चुके हैं, 6 साल, और डोनर लाइफ मेंबर हैं AMU के। एक लंबा एक तरह से तजर्बा है, एक अटैचमेंट है, एक ताल्लुक है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। उनसे मैं जानना चाहूंगा कि आखिर क्या कुछ है। ZK फैजान साहब, आज हम कोई सियासत की बात नहीं कर रहे इधर उधर की, आज हम सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ही फोकस करके बात करना चाहते हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है? ये जो माइनॉरिटी कैरेक्टर को खत्म करने के लिए जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1981 को रिपील किया गया, यानी खत्म किया गया है, उसके क्या मानी है? पहले थोड़ा सा ये बता दीजिए, फिर हम उस पर और आगे बात करेंगे। देखिए, आपने बड़ा बुनियादी सवाल कानवी साहब किया है। दरअसल बात यही है कि रिसेंट जो कंट्रोवर्सी आप कह सकते हैं, या जो बहस, ज़ेरे बहस मामला है, वो यही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1981, वो सरकार ने उसको रिपील कर दिया और ये रिपील किया गया 2019 में, और 8 अगस्त को उसका नोटिफिकेशन भी हो गया, गजट नोटिफिकेशन। अब ये किसी को पता नहीं था, ना किसी को मालूम था। जाहिर चीज है, इसको गैराज में रखा गया, यूनिवर्सिटी को इसकी इत्तला यकीनन मिली होगी। कोई भी एक्ट बनता है, बिगड़ता है, कोई भी इस तरह की चीज होती है, तो उसका जो हेड होता है उसको इन्फॉर्मेशन तो जाती है, यूनिवर्सिटी को तो गई। अब वो बाद में तस्दीक भी बात हुई, जब मंजर आम पर बात आई तो पता चला कि साहब इन्फॉर्मेशन मिली थी और कौन कौन लोगों में थे जिनमें बात हुई आपस में, फिर उसको क्यों सीक्रेट रखा गया। तो वो एक चीज है। तो मेरा या हम लोगों का ये उस पे सिलसिला है, कहना है कि इससे फर्क पड़ता है। जैसे ही मैंने एक पोस्ट डाला, जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, देखिए इन्फॉर्मेशन तो मुझे साल भर पहले इसके ताल्लुक से मिली थी। हमारे एक दोस्त हैं, एडवोकेट हैं और अल्जीरियन हैं, गैर मुस्लिम हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप जिस बुनियाद को बेस बना करके माइनॉरिटी कैडर की लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस बेंच के सामने मैटर पेंडिंग है, तो वो तो बुनियादी उन्होंने खत्म कर दी, सरकार ने उसको रिपील कर दिया। तो मैंने उनसे कहा कि भाई इसका कोई सबूत दीजिए, कुछ रेफरेंस दीजिए, पता तो चले, ऐसे कैसे हम हवा में कह दें। तो नहीं, लेकिन दूसरे जराये से हमको अब आकर के उसका जो है उसका सबूत मिला। सबूत का मतलब ये हुआ कि हमको वो मिल गया, गदर नोटिफिकेशन। तो सारी बातें उसके अंदर सामने आ गई।
और जिन साहब ने हमको मशवरा दिया था, जिन वकील साहब ने, लिगेरियन भी हैं, वो हमारी 8 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और भी कई अपीलें हैं जो फॉर्मल अपीलेंट नहीं है। वन ऑफ द अपीलेंट जो है उनकी वो वकील थे, तो उन्होंने ये बात बताई। खैर, तो हमने जब उससे पोस्ट डाला कि अलीगढ़ जो विशनर्स है उनके लिए बुरी खबर है कि उसको रिपील कर दिया गया, तो फौरन से पेशतर वहां के जो प्रोफेसर साहबान हैं उन्होंने उस पर रिएक्ट किया और कहा कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट मेक नो डिफरेंस एट ऑल, आप बिला वजह इसमें परेशान हैं। तो वहां तक तो बात समझ में आती है कि आप ये कहें कि भाई आप कानून का गलत मतलब निकाल रहे हैं और इसका असल मतलब ये नहीं ये है और ऐसा होता है। तो उन्होंने उस जो बातें कहीं, जो बयानात दिए, जो यूट्यूब पर डाला, उसमें उन्होंने कहा कि साहब ये मिसगाइड कर रहे हैं, अच्छा, और इनका जाती मुफाद वाबस्ता है, कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यानी ये सब भी उसमें एडिशन जोड़ दिया गया। तो परसों यहाँ एक प्रोग्राम था कॉन्स्टिट्यूशन कॉलम में, तो उसमें मैंने यही कहा कि ये ऑडियंस के ऊपर है कि ला ना जानने की बुनियाद पर एक्सप्लॉइटेशन हम कर रहे हैं या ला जानते हुए वो इसलिए गलत बयानी कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं क्योंकि वो सरकार के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि बड़ी हिम्मत का काम होता है। आप अगर ये कहेंगे कि गलत तरीके से उसको रिपील किया गया, उसको नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। और प्रेजेंट जो सूरत हाल है उसकी तस्दीक अलीगढ़ के लोग करेंगे, आपको दूसरे भी करेंगे कि वहां पर कोई एक दर्जन उम्मीदवार हैं कम से कम वाइस चांसलर के। अच्छा, इसलिए कि अभी मौजूदा वाइस चांसलर एक्टिंग है। जो बाकायदा वाइस चांसलर, क्या नाम है इस वक्त वाइस चांसलर? बना दिया कि प्रोफेसर गुलरेज। अच्छा। और उससे पहले तारिक मंसूर साहब थे, तो एमएलसी होकर के वो यूनिवर्सिटी छोड़ गए, उनका टर्म भी खत्म हो रहा था। तो अब वो तो लोग फैसला करेंगे कि साहब कौन क्या कह रहा है। कहना उनका यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात जानने की जरूरी है। और इस तरह के एक्ट्स जो है रिपील होते रहते हैं, सरकारें करती रहती हैं। तो ऐसा होता है काजमी साहब। इसी सरकार ने, जो मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की जिसका तस्करा आपने किया, उसने कोई लगभग 1,500 एक्ट्स रिपील किए हैं। इससे पहले की सरकारों ने किए हैं, जिनमें ये कहा गया था कि वो रिडंडेंट हैं, उनकी जरूरत नहीं है। मुझे एक चीज और याद आ रही है कि सरकार ने, मोदी जी ने ये कहा था कि बहुत से कानून हमारे यहाँ जो कारोबार करने वाले लोग हैं, खास तौर पे कारोबार का उनका था कि उसमें रुकावटें बहुत हैं, इसलिए इजी डूइंग बिजनेस और क्या क्या। मैं आपकी बात ही कहने जा रहा था। तो रिपेयर्स होते रहते हैं। तो अब सवाल यह है कि कौन एक्ट्स रिपील होते हैं जो रिडंडेंट हो गए हैं, जो ऑब्सलीट हो गए हैं, जिनकी जरूरत नहीं रही है, मतरूक हैं, बेकार हैं, बेअसर है, उनकी अब जरूरत नहीं रही। और जरूरत भी नहीं रही, और उसका अगर वो मौजूद रहेंगे तो उसकी बुनियाद पर उसका गलत इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि टेलीग्राफ एक्ट है। अब टेलीग्राफ एक्ट जो है उसका क्या काम रहा? टेलीग्राफ के सारे इंस्ट्रूमेंट उठा करके रख दिए गए म्यूजियम के अंदर। उसका दफ्तर बंद हो गया, डिपार्टमेंट बंद हो गया, फॉर्मली वाइंड अप कर दिया गया। तो उसका वो कानून अगर रहेगा तो उसके कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं कि जमीनी हकीकत ये है कि उसके इस्तेमाल दूसरे जगहों पर लोग करेंगे, तो वो उससे बचने के लिए उसको रिपील करो। मिसाल के तौर पर यूपी जेल मैनुअल है, उसके अंदर अगर अभी आप जाएं पढ़ने के लिए तो विपिंग, कोड़े लगाने की सजा का प्रावधान है। कुछ साल पहले मैंने जब मैं एक केस को डील कर रहा था तो मैंने देखा, अब कोड़ा मारने का प्रावधान जो है वो अगर आप आज कोड़ा मार रहे हैं तो ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या करेगा? तो उसको खत्म होना जरूरी है। खुद रविशंकर ने पार्लियामेंट में जब ये रिपीलमेंट का एक्ट आया और उसको रिपील करने पर जो तकरीर कर रहे थे, तो उन्होंने खुद एक एक्ट की मिसाल दी कि कलकत्ता में घोड़ा गाड़ी एक्ट था कि घोड़ा गाड़ी चलेगी तो कहाँ रुकेगी, कैसे करेगी, क्या करेगी। जैसे आज ट्रैफिक कंट्रोल होती है, आज उसका क्या काम रहा, तो उसको रिपील कर दीजिए। तो इस तरह के कवानीन रिपील किए जाते हैं और जाते रहे हैं।
अब वो अलग मसला है कि इसकी अब तो को समेट के कहीं रख सकते हैं, आप पड़ा रहे, लेकिन बहरहाल सरकार अपना बोझ खत्म कर रही है। नहीं कहते हैं कि सरकार बोझ नहीं, उसका मिस यूज ना हो। वो एक्ट अगर रहेंगे, जैसे यूपी में नहरें बनी तो नहरों पर उसके किनारे पटरियां, चौड़ी चौड़ी पटरियां एक तरफ से बनी, तो उस पे जो है बैलगाड़ी जाने लगी, एक्का जाने लगा और इस तरह के ट्रैक्टर जाने लगे वो लेकर के केजरीवाल। तो पता ही चला कि सड़क कट जाएगी, उसके किनारे जो है तो नहर कट जाएगी, तो उससे नुकसान होगा। तो उन्होंने कानून बना के उसको बैन कर दिया। सिर्फ आदमी चलेगा और साइकिल चलेगी, बच्चा इसके अलावा कुछ भारी वाहन नहीं चलेगा। अब जो है आज की तारीख में वो जो पटरी थी वो चौड़ी करके अब वो पक्की सड़क बन गई है, तो सब गाड़ियां दौड़ रही हैं। तो अगर वो एक्ट आज मौजूद रहे तो पुलिस वाला डंडा लेके खड़े रहेगा कि मोटरसाइकिल वाले और कोई किसी को जाने नहीं देगा। तो इस तरह के जो कानून हैं जो बिल्कुल रिडंडेंट और ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं, उनको स्टैट्यूट बुक से हटा दिया जाता है। सुनिए, अब अमेंडमेंट एक्ट की बात सुनिए। ये कहते हैं कि अमेंडमेंट एक्ट भी हटाएंगे, इसमें कोई तो राय नहीं। तो अब देखिए क्या है, मैं मिसाल देना चाहता हूं, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं याद, लेकिन जजेस की सैलरी है। इसकी मिसाल मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि मुझसे कई लोगों ने ये बात कही, उन लोगों ने कोट किया। तो पहले सैलरी मान लीजिए, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, 50,000 थी। तो 50,000 को उन्होंने क्या कहते हैं बढ़ा करके 75,000 किया। अब अमेंडमेंट आया, अब 75,000 कुछ दिनों और महंगाई बढ़ी तो उसको 1 लाख कर दिया। तो जो 75,000 वाला अमेंडमेंट एक्ट था वो बेकार हो गया, इसलिए कि ना वो इधर का है ना उधर का है, उसको खत्म करिए आप। इसी तरीके से जब जजेस की तादाद बढ़ी तो मैं तो गया था सुप्रीम कोर्ट में 13 जजेस थे जब मैं वहां पहुंचा हूं। उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते तादाद आजकल 34 है। लेकिन वो एक बैग 34 का अमेंडमेंट का कोई ला करके नहीं किया गया, बल्कि बीच में 17 कुछ इस तरह की फिगर थी, उसके बाद 23 वगैरह हुए, फिर और बढ़ा के 27-28 हुए, उसके बाद फिर 34 हुए। तो अब 34 वाला तो लास्ट अमेंडमेंट है ना, तो उससे पहले जो 13 और इसके बीच में 17 हुए, 21-23 हुए या 25-27 हुए, तो उसका ना इधर के हैं ना उधर के हैं, तो वो बेकार, उनको लाके खत्म करो, उसका कोई माने मतलब नहीं है। तो अमेंडमेंट एक्ट्स भी जो रिपील होते हैं वो इस तरह के होते हैं। मेरा सवाल बुनियादी कादमी साहब ये है, और उसका जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा है, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1981 जिसको 2019 में रिपील किया गया और जो एक लंबी लड़ाई के बाद बना था, यानी उससे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर रिस्टोर किया जा रहा है, उसके प्रोविजंस को तब्दील किया गया, कुछ डिफिनेशन को तब्दील किया गया। पहले जो एक्ट्स थे उसमें था यूनिवर्सिटी मींस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होता है, जैसे यूनिवर्सिटी मींस दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो तो लिखा जाता है जो भी लिखा हो। लेकिन अब उन्होंने उसको अमेंड करके, क्योंकि झगड़ा उसमें यह खड़ा हुआ था कि जब 1965 में यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ और उसको बेस बना करके यूनिवर्सिटी के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को खत्म कर दिया गया और वहां पर एक ऑर्डिनेंस लाया गया, बाद में उसको 1965 में एक एक्ट बना दिया गया, तो उस एक्ट को चैलेंज कर दिया गया कुछ, और उस पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यह कहा कि सर सैयद ने एक अदारा कायम किया 75 में, मदरसा, उसके बाद वही स्कूल या मदरसा वो तरक्की करके 2 साल बाद 77 में वो एक कॉलेज बन गया, मोमडन एग्रीकल्चर कॉलेज, और वही जो है बाद में तरक्की करते करते इस काबिल बन गया कि यूनिवर्सिटी का दर्जा उसको दिया जा सके। सर सैयद की वफात में की जिंदगी में ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन उनकी वफात के बाद उनके जो रुफका थे उन्होंने कोशिश करके, अब एक लंबी कहानी है, तो वो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट आया और उससे वो जो कॉलेज था उसको यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी हो गया। अब 1920 का एक्ट जो है उसमें भी बीच में अमेंडमेंट्स हुए हैं, आजादी से पहले भी 1900 मेरे ख्याल में 21 में हुए, 23 में हुए, 31 में हुए, इस तरह से अमेंडमेंट होते कई मरतबा हुए, 5-6 मरतबा हुए हैं, मेरे पास तो कागज नहीं है। तो लेकिन आजादी के बाद भी हुए, 1951 में हुए, 1951 में हुए, 1965 में हुए और 1972 में हुए। तो मेरा बुनियादी सवाल ये है
कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1981 को तो आपने रिपील कर दिया गया, कहा जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1971, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट 1965, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1951 भी रिपील किया गया? तो इस सवाल का जवाब यह है कि इसको देखा जा सकता है, पता नहीं है, इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अगर नहीं किया गया तो क्यों किया गया? इसी को क्यों किया गया जो उन अजीज बादशाह के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें बैठी थी और जिसने ये कहा था कि आपने अदारा कायम किया, अदारा कॉलेज बन गया, कॉलेज बनने के बाद इतना वो तरक्की कर गया कि यूनिवर्सिटी का दर्जा उसे दिया जा सके, लेकिन वो यूनिवर्सिटी का दर्जा उसको नहीं हासिल हो सकता था जब तक कि पार्लियामेंट से एक कानून न बने। और इसलिए कोर्ट ने यह कहा कि उसमें असल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 30 की बुनियाद पर उसको चैलेंज किया गया था। आर्टिकल 30 में क्या है? द माइनॉरिटी शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन चॉइस। ये उसकी लैंग्वेज है आर्टिकल 30 की। तो कोर्ट ने कहा कि स्कूल बना, कॉलेज बना, यूनिवर्सिटी का दर्जा तो जब मिला जब पार्लियामेंट ने कानून बनाया। इस्टेब्लिश के माने उन्होंने कोई 14 माने कोर्ट ने लिए, टू फाउंड, टू क्रिएट, टू वगैरह वगैरह। उसमें एक माने था टू ब्रिंग टू बीइंग। तो कोर्ट ने कहा कि यही माने कोर्ट ने लिए, यानी जब से वो वजूद में है, जब से वजूद में आया तो टू ब्रिंग टू बीइंग, टू ब्रिंग टू एग्जिस्टेंस। तो उसने कहा कि इट वाज ब्रॉट इनटू बीइंग बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, not by the Muslims of India. Therefore, the Muslims have no right to administer, but the Parliament has right to administer. क्योंकि कानून को चैलेंज किया गया था। अच्छा। तो उसको अब एक मुल्क में एक बहुत बड़ा एजिटेशन शुरू हुआ। उसको पैसिफाई करने के लिए 1972 में एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, लेकिन उससे लोग सेटिस्फाई नहीं हुए, मूवमेंट चलता रहा और बाद में 1980 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। ये उसकी कहानी है। उसकी डिफिनीशन को जो पहले थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसको उसकी रोशनी में टू नलिफाई द इफेक्ट्स ऑफ द जजमेंट इन अजीज बादशाह केस उन्होंने किया कि यूनिवर्सिटी मींस द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी वो आर्टिकल 30 की जबान, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस established by the Muslims of India, which originated as Mohammedan Anglo-Oriental College and which was subsequently incorporated as Aligarh Muslim University। इतनी लंबी डिफिनेशन उसको वो करने के लिए उसके अंदर ले आए। तो इतनी जद्दोजहद के बाद जो एक्ट बना, और मैं बता दूं आपसे 1965 के बाद जो क्रैक डाउन यूनिवर्सिटी पे हुआ है, तो जो जस्टिस बशीर सईद मद्रास के में थे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, वो उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करके अलीगढ़ ले आया गया और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जो कानूनी प्रोविजन है, और मजिस्ट्रेट ने उनको बी क्लास भी नहीं दिया, वो सी क्लास में रखे गए, जेल में भेज दिया उनको। प्रॉक्टर थे उस वक्त, प्रोफेसर थे बशीर अहमद खान, जो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार थे, IAS थे, उनको बंद किया गया। और उसके बाद तलबा पे क्रैक डाउन हुआ, स्टाफ पे क्रैक डाउन हुआ, स्टाफ के लोग सस्पेंड किए गए और प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में सस्पेंड किए, नॉन टीचिंग स्टाफ लोग सस्पेंड किए गए और तलबा के खिलाफ एक्शन हुआ। हम लोग उसमें शामिल हैं। यही आरिफ मोहम्मद खान, तलबा से मरहूम जावेद हबीब, मुश्ताक खान मरहूम, आजम खान, हम सब लोग तलबा से, हम सब लोग इस लड़ाई में शामिल हाल रहे और तमाम तलबा ने कुर्बानियां दी। उसके बाद बड़ी जद्दोजहद के बाद कामी साहब अकेले फिरोजाबाद में 21 लोग शहीद हुए थे, जो ब्लैक डे मनाया गया था। अकेले फिरोजाबाद में, अलीगढ़ में, बनारस में और दीगर जगहों पर 2 लोग, 1 लोग, 3 लोग, 4 लोग जो शहादत, जामे शहादत जिन लोगों ने पिया, उसको छोड़ दीजिए। मैं सेंटिमेंटल नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं आपसे कि इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद 1981 में जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और उसको शीला दीक्षित ने, शीला कौल ने, जो सब मिनिस्टर ऑफ स्टेट थी एजुकेशन की, उन्होंने उस बिल को पेश करते हुए ये कहा कि वी आर गोइंग टू रिडीम आवर प्लेज व्हाट वी मेड इन आवर इलेक्शन मैनिफेस्टो टू रिस्टोर द हिस्टोरिकल कैरेक्टर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये उन्होंने कहा भी था कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमने बात रखी थी उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। तो वो एक्ट बना। अब मैं उस पर सवाल पे आता हूं, उस एक्ट को आप ऑब्सलीट और रिडंडेंट कैसे कह सकते हैं? जी। और जो सुप्रीम कोर्ट नहीं, मैं अभी आ रहा हूं, वो 2004 में जेर बहस आया
और उसी पे हम लड़े, कोर्ट ने उसको नहीं माना। उसके बाद माइनॉरिटी कैरेक्टर यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नॉट ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, हम डबल बेंच में इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले पर मोहर तस्दीक सख्त कर दी, बल्कि उस जबान उसकी और भी सख्त और मैं उसको खराब कहूंगा लेकिन बदल है। हाँ। उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में अब वो सिविल पहले डबल बेंच के सामने गया, फिर 3 जजेस बेंच के सामने गया, फिर उसके बाद अब वो सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस बेंच के सामने जेर बहस है। तो एक ऐसा एक्ट जो 2004 में जेर बहस आया, जो 2005 में डबल बेंच के सामने जेर बहस आया, और सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस बेंच के सामने उसके प्रोविजन जेर बहस हैं, उसको रिडंडेंट मान लें क्या? अच्छा, वैसे वैसे भी अब से पहले सरकारें जो मामला अदालत में पेंडिंग होता है और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में तो बाकायदा कहा जाता है कि कोर्ट इज सीज्ड विद द मैटर, सो वी कैन नॉट टेक एनी एक्शन। आमतौर पर ये एक पोजीशन रहती रही है मुख्तलिफ और इश्यूज पर भी। यहाँ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उसमें पेंडिंग होने के बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में उसको उन्होंने पेंडिंग ना छोड़ करके बाकायदा खामोशी से एक जैसा कर दिया जैसे दरख्त को तो उसकी जड़ से उखाड़ दिया। तो मेरा कहना काजी साहब यही है कि ये उस लिस्ट में नहीं आता ऑब्सोल्यूट की। बिल्कुल। अच्छा, मैं अभी ये समझना चाहता हूँ, देखिए जो मैं समझ सका, जो आपने बताया कि एएमयू के प्रोफेसर्स का ये कहना है कि ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं वगैरह वगैरह। देखिए वो तो नौकरी कर रहे हैं, उन्हें तो तनख्वाह चाहिए, और बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है इस दुनिया में जो सिर्फ अपने पेट के बारे में सोचते हैं इमीडिएट उसी वक्त। हो सकता है उनके बच्चों का ही गला कट जाए उसमें, तो वो या सिटिंग वाइस चांसलर या जो वाइस चांसलर एमएलसी बना दिए गए, जाहिर है ये तो बोलेंगे नहीं। अब जो एएमयू ओल्ड बॉयज या दूसरी जो इस किस्म की एसोसिएशंस हैं आप लोगों की, वो क्या कोई चीज कोई प्लान कर रही हैं? अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो बातें हुई उसमें कहीं कोई बात कोई कॉन्क्रीट निकल के आई क्या? नहीं, उसमें बहुत अच्छी बहस हुई जो मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में थी। अदीब साहब खुद हमारे यूनियन के साबिक सदर हैं, तमाम बातों से हट करके एक सीनियर लीग हैं, तो उन्होंने बुनियादी तौर पर आईएमसीआर की तरफ से मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने बहस के लिए बुलाई थी और कहा कि भाई सब लोगों को आके अपनी राय देनी चाहिए। उन्होंने उन लोगों को भी बुलाया था जिनकी राय हम लोगों की राय से मुख्तलिफ है कि आप भी आके अपनी बात रखिए, लेकिन वो लोग नहीं आए कोई। तो हम लोगों ने ये कहा है, तय किया है कि क्या वो लोग दूसरी सियासी पार्टियों से थे या एएमयू बिरादरी से? एएमयू बिरादरी के ही मेन। तो असल में ऐसा है कि जो कंफ्यूजन क्रिएट, वो तो हमें कहते हैं कि हम कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि वो जो मिसलीड कर रहे हैं या मिसगाइड कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी के लोगों ने ही स्टैंड लिया है, तभी कंफ्यूजन। सरकार के दूसरे लोगों की सियासी पार्टियों को नहीं होता। उनके स्टैंड लेने से आम लोग ये समझ रहे हैं, जो लीडर्स हैं, कि भाई यूनिवर्सिटी के लोग हैं वो बोल रहे हैं, वो इस तरह की बात सही बोल रहे होंगे। तो ये अब उनके सामने तमाम हकायक जब आएंगे, अभी बहुत से लोग कह रहे हैं और वो लोग भी कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उसी पे आने वाला था, उसी पे आने वाला था। हालांकि मैंने अभी कुछ एडमिशंस वगैरह पर कोई असर पड़ रहा है? नहीं, सुनिए, वो 2019 के बाद अब 4 साल आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया और मैं समझता हूँ ये लोगों के सामने आना चाहिए। देखिए फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं पड़ेगा कि 2004 में जब कुछ लोगों का दाखिला नहीं हुआ तो हाई कोर्ट गए, सिंगल बेंच ने कह दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, और हम डबल बेंच में आ गए। डबल बेंच ने भी कह दिया कि नहीं, सिंगल बेंच सही है, और हम सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट में 2006 में केजी बालाकृष्णन और डीके जैन की बेंच के सामने जब ये मसला आया, स्पेशली पिटीशन के सामने पेश हुई, तो उस पे उन्होंने स्टेटस को मेंटेन कर दिया है एज ऑन द डे ऑफ फाइलिंग द नॉमिनेशन, आई एम सॉरी, रिट पिटीशन इन इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो 2004 में जो रिट पिटीशन फाइल किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उस दिन जो स्टेटस को था वो मेंटेन रहेगा। तो अब उसमें चेंज तो नहीं हो सकता, ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो एक्ट रिपील हो ना हो,
अब ये आर्गुमेंट आएगा, लोग कहेंगे साहब देखिए हमने तो कहा कि रिपील हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो देखिए नहीं फर्क पड़ रहा है। फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्टेटस को मेंटेन कर दिया है और एज ऑन दैट डे पिटिशन और फाइल। लेकिन इसमें एक चीज सवाल मेरे जहन में आ रहा है, देखिए अब सरकार ने जो रिपील किया, इस रिपील होने के बाद नहीं सुनिए, क्या सरकार खुद कोर्ट में जाकर के ये कह सकती है कि जो आपने स्टेटस को वो लगाया था उसे आप हटा दीजिए, क्योंकि सरकार ने ये फैसला ले लिया है, नोटिफिकेशन ले लिया है? आपने बड़ा बुनियादी सवाल किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, बहुत बुनियादी सरकारी वकील बहुत बुनियादी सवाल किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1980 में रिपील हो गया। हमारा कहना है कि उसमें सरकार की बदनीति शामिल है, दूसरों और उस लिस्ट में नहीं आता जो एक्ट रिपील होते हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर साहबान का यह कहना है कि नहीं, ये आम चीज है, रिपील होता रहता है और हमारा एक्ट भी हो गया था, ऑब्सोल्यूट हो गया था, इसलिए कि इसके प्रोविजंस जो अमेंडमेंट के जरिए लाए गए थे वो सब मेन एक्ट में मर्ज हो गए हैं और कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ेगा। तो अब ये कानूनी बहस हो गई। 4 लाइन का लॉ होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 30 क्या है, 29 क्या है, आर्टिकल 14 क्या है, 15 क्या है, 21 क्या है, 19 क्या है। लेकिन इस पे जब बहस होती है तो एक जज कहता है इसके माने ये है, एक जज फैसला करता है इसके माने ये है, और एक वकील कहता है इसके माने ये है, सीनियर काउंसिल एक कहता है इसके माने ये है, और वो फैसला जब कोर्ट करती है तो कभी कभी कोर्ट भी डिफर कर जाती है, और जब कोर्ट डिफर करती है तो मैटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रिफर हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिफर करती है कि दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये बात कही गई है, लिहाजा वो मैटर सिविल जजेस के बेंच को जाता है। हमारा खुद मामला सिविल जज बेंच के सामने है और उसका एलिमी जज बेंच को जाता है। तो लीगल बहस का मामला तो ये है कि वो उसमें उसकी कोई इंतहा नहीं है। इसका पता कब चलेगा? पता ये चलेगा कि ये बात सही है कि फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा जब 7 जजेस बेंच के सामने जो यूनिवर्सिटी का मामला माइनॉरिटी कैरेक्टर का पेंडिंग है, जब वो सुनवाई के लिए कोर्ट में आएगा और जब उस पर बहस होगी और जब हम ये कहेंगे कि ये प्रोविजंस हैं, ये कहते हमारी यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर दिया गया है, और गवर्नमेंट खड़ी होकर ये कहेगी कि साहब हमने तो उसको रिपील कर दिया, इतनी सी बात है। और सुनिए, किसी भी चीज को पूरे सिनारियो और तनाजुर में देखना चाहिए। ये एक्ट जो है 1980 में लाया गया, 1981 का एक्ट है। तो ये जब एक्ट लाया गया तो इसको चैलेंज कर दिया गया और कोर्ट ने ये कहा कि इससे अजीज पाशा केस की जो जजमेंट है वो नलीफाई नहीं होता। उसने जिस बुनियाद पर फैसला किया था, आप कहते हैं बुनियाद खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। तो वो उसमें फिर वो सुप्रीम कोर्ट आ गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट आ गया तो इस पे जब बहस होगी, जब बातें सब सामने आएंगी तब ना पोल खुलेगा। हाँ, देखिए मैं एक चीज और मैं अपने दर्शकों को बताऊं और आपसे, आप चूंकि वकील हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जिस तरह से अभी हाल ही में सरकार ने 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का दिल्ली सरकार के बारे में जो फैसला था उसके बिल्कुल उलट ऑर्डिनेंस ला करके उस सुप्रीम कोर्ट के जजों के सब फैसले को खत्म कर दिया, धराशायी कर दिया। तो ये नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन जो है, क्या ये इसी तरह से तो काम नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल। मेरा तो अप्रीहेंशन यही है ना, मैं तो यही बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट की नीयत देखिए, जब ये गवर्नमेंट आई, देखिए जब सिंगल बेंच में इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैटर आया, डबल बेंच के सामने आया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड ये था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और 1981 के एक्ट के जरिए हमने माइनॉरिटी कैरेक्टर इसका रिस्टोर कर दिया है। और उसके बाद गवर्नमेंट के वकील ने जाके बहस की इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में आ गया तो सुप्रीम कोर्ट में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वकील ने बहस की कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इसको मानते हैं, और गवर्नमेंट ने हलफनामा दाखिल किया, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। जब ये गवर्नमेंट आई मोदी जी मौजूदा, तो इस गवर्नमेंट ने जब पहली हियरिंग आई 3 जजों बेंच के सामने, तो उस वक्त मुकुल रोहतगी थे अटॉर्नी जनरल, उन्हें खड़े होकर के कहा, हम लोग तो चूंकि उसमें वकील भी हैं और मौजूद भी रहे, अलीगढ़ वाले खासतौर पर वहां रहते रहे, उन्होंने कहा कि हम जो पिछली सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है हम उसको वापस लेना चाहते हैं, उसको
तो और उसको चेंज करना चाहते हैं। तो उस वक्त जस्टिस इकबाल थे, जस्टिस केयर सिंह प्रिजाइड कर रहे थे, नेक्स्ट जज वो थे, उन्होंने कहा कि मिस्टर अटॉर्नी वी आर गोइंग टू चेंज द एफिडेविट बिकॉज़ द गवर्नमेंट हैज बीन चेंज्ड। तो जो जुमला उसने कहा था मुझको लोगों ने थोड़ा वो हुए नर्वस से, उन्होंने फिर संभल के कहा योर लॉर्डशिप्स ours is a secular country. How can we remain a silent spectator to see a minority institution in a secular state? ये जुमला ऑलमोस्ट मैं कोट करने की कोशिश कर रहा था। यानी हम कैसे सरकार कैसे खामोश रह सकती है जी कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रहे। जी। अच्छा, मुझे एप्रीहेंशन क्या है? एप्रीहेंशन ये है, जो अभी आपने यूनिवर्सिटी के असातिज़ा एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, तो अब मैं बताऊं आपको, बात ज़िमन में आ गई कि हमने कहा ना स्टेटस को एज ऑन दैट डे मेंटेन्ड है, माइनस रिजर्वेशन, यानी 50% रिजर्वेशन जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने किया था, वो चैलेंज हो गया था। उसी की बुनियाद पर सारा झगड़ा खड़ा हुआ। तो जब केजी बालाकृष्ण और डीके जैन की बेंच के सामने आया, तो जैसे ही मैटर कॉल ऑन हुआ, आइटम नंबर सो एंड सो, सोली सुराब जी यूनिवर्सिटी की तरफ से अपीयर हो रहे थे। रजिस्ट्रार जो है, अब मुझे नाम मजबूरन लेना पड़ रहा है, एट दैट टाइम मुस्तफा ये फैजान हमारे हम नाम, वो थे, वो पीछे थे, उन्होंने एक लेटर जो है निकाल करके सोली सुराब जी को उन्होंने पकड़ाया। वो ऑलरेडी सब तय था, पूरी बात तय थी। वो ऐसे एक मिनट के अंदर हो गया। उन्होंने उसको कोर्ट मास्टर को दिया और कोर्ट मास्टर ने जज को दिया। तो मिस्टर डीके जैन ने, सॉरी बालाकृष्ण जी ने कहा कि व्हाट्स दिस मिस्टर काउंसिल? तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी इज गिविंग एन अंडरटेकिंग दैट नॉट गोइंग टू टेक एडमिशन ऑन द रिलीजियस ग्राउंड। अंडरटेकिंग दे दिया। वो अंडरटेकिंग लिख करके लाए थे, तो माइनस रिजर्वेशन उन्होंने एज ऑन दैट डे कर दिया। मेरा कहना यह है, मेरा कहना यह है कि इस बात पे बहस तो होनी चाहिए थी कि आज जो सूरत हाल है, स्टेटस को एज ऑन टुडे तो हमारा रिजर्वेशन रह जाता। एज ऑन दैट डे उसने कर दिया, तो रिजर्वेशन उसने चला गया। यानी वो रिजर्वेशन जामिया ने, जामिया का मैटर यहाँ हाईकोर्ट में रहा, इसमें था दिल्ली हाईकोर्ट में। जामिया ने उसी जमाने में जामिया ने के मायने कटर को भी चैलेंज कर दिया था। तो जामिया ने उस पर बहस की, उसकी तरफ से उसे काउंसिल ने घंटे भर बहस की, और बहस के बाद जामिया का स्टेटस को एज ऑन दैट डे मेंटेन कर दिया गया। जामिया में रिजर्वेशन चल रहा है। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो रिजर्वेशन था 50% का मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों के लिए, वो खत्म हुआ है। और अब ये कानून रिपील हो गया। जब कभी सरकार का मूड होगा तो वो अदालत में आकर के ये कह सकते हैं सामने जब मैटर जब आएगा। और आमतौर पर देखिए तभी तय होगा ना कि हम कह रहे हैं ये, अब कोई कह रहा है ये, तो कौन तय करेगा? और पिछले लीगल बहस है ना भाई। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने ऐसा बयान भी दिया किसी एक केस में, जब लंबी मतलब वो डेट लगवाने की कोशिश की सरकार ने, तो उसने कहा कि हमें अंदाज है, इट इज ऑब्वियस कि ये नहीं चाहते कि हम केस को सुने। तो जब इस हद तक जजेस दबाव में हैं, जो ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया में आया है, तो अब वो सरकारी वकील आकर के किसी भी दिन, यानी उस हियरिंग पर कह सकता है कि हम तो उसको रिपील कर चुके हैं। तो ये यानी ऑलरेडी बैटल लॉस्ट वाली हालत में पहुंच चुके हैं। ये हुआ ना नतीजा। और कोई खास आखिर में कुछ कहना चाहे तो बात हमारी तकरीबन नहीं। बात आपकी सही है। अब देखिए होता क्या है, होता यह है कि यही सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा मैटर माइनॉरिटी कैरेक्टर का पेंडिंग है, तो पीपी राव एक लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर थे। तो केहर सिंह की बेंच के सामने, जिसमें जस्टिस इकबाल ने सवाल पूछा था अटॉर्नी से, और उसके बाद तो 3 जजों की बेंच थी। जस्टिस केहर सिंह जस्टिस केहर उसको प्रिसाइड कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि साहब मैटर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसको इट शुड बी रिफर्ड टू 7 जजेस बेंच, क्योंकि 5 जजेस बेंच का ऑलरेडी फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का अजीज बादशाह केस में है। तो जस्टिस केहर ने कहा कि why do you want to get it referred to the 7 judges bench? We are here to decide the matter. Why don't you argue the matter? आप बहस कीजिए, हम फैसला करने को तैयार हैं। आप 7 जजेस बेंच को रिफर करना चाहते हैं, लेकिन वो एडमेंट रहे। हम जो वकला थे वहां पर, तमाम अलीगढ़ के वेल्यूशर उसमें थे या नहीं थे, वो तमाम लोग,
तो हम लोग इस बात पे बहुत ताज्जुब कर रहे थे कि पीपी राव जैसा शख्स, इतना लीडिंग लायर, कॉन्स्टिट्यूशन लायर थे, एक्सपर्ट कॉन्स्टिट्यूशन लायर, तो वो सिविल जजेस बेंच की बात क्यों करें? वकील तो मौकिल कहने पर करता है। तो हम लोग इस समझ में नहीं आया कि भाई ये जज तय करने को कह रहा है, आप कह रहे हैं भेज दे। मान लीजिए 3 जजेस की बेंच तय करती और वो उनका जो इंक्लिनेशन था, हम देखते हैं, रीड करते हैं ना, तो उसके बाद जब हम गए और कुछ महीने के बाद उर्बाइस की एक मीटिंग थी, उर्बाइस ने कन्वीन की थी, उसके बाद वहां पर तय हुआ कि वाइस चांसलर से मिला जाए और बात की जाए कि भाई, तो वाइस चांसलर साहब जो वक्त थे, नाम सबका लेने से कोई फायदा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि साहब आई हैव बीन अ जज, वो आर्मी ट्रिब्यूनल में रह चुके थे, उन्होंने कहा कि आई नो द कोर्ट क्राफ्ट, आई नो द कोर्ट क्राफ्ट, आई विद द जज, समझा आपने? तो ये उन्होंने कह करके, अब हम सारे वकील, वहां कोई 10-11 वकील थे जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, अब उन्होंने कह दिया कि हम सजा जानते हैं। तब राज खुला कि पीपी राव इस तरह की हिमाकत, हम इस बात क्यों कर रहे थे कि वो उसको रिफर करवा रहे थे, जब जज कह रहा है कि हम मैटर तय करने के लिए बैठे हैं, यू आर्गू द मैटर, व्हाई डोंट यू आर्गू? और वो बेंच सवाल उल्टा पूछ रही है कि मिस्टर अटॉर्नी, यू आर गोइंग टू चेंज द फील्ड, व्हाई? बिकॉज़ गवर्नमेंट हैज बीन चेंज्ड। देखिए एक चीज तो सुनिए, इस तरह के बहुत सारे खतरात जो हैं वो सामने हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो बात आपने कही थी, तो मैं उसमें नहीं नहीं, ये बहरहाल देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर, नतीजे के तौर पर, देखिए जर्नलिस्ट जो होता है और होना चाहिए कि वो कोई एक नतीजा अगर समझ में आ रहा है, जो कुछ समझ पा रहे हैं, जितने हमारी आपकी बात हुई है, पास 2 मिनट नहीं सुनिए, हमारी आपकी जो अब तक बात हुई उसमें एक नतीजा बहुत ही, वो तो बीजेपी सरकार और मोदी सरकार जो कर रही है वो तो सब जानते हैं, लेकिन उनके दबाव में या अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में यूनिवर्सिटी में जो इस वक्त लोग नौकरी कर रहे हैं, उनमें से वो लोग हैं जो सरकार के फैसले पर खामोश हैं या उसे सपोर्ट कर रहे हैं। जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी पढ़ चुके, जो बाहर आ गए, जिनकी सोशल लाइफ है या पॉलिटिकल लाइफ है, वो उस तरीके से देख रहे हैं कि इसका असल नतीजा क्या कुछ होने वाला, हम क्या कुछ खोने वाले हैं। एक मिनट मैं चाहता हूँ, जरूरी है। मैंने कहा था बीच में वो कि पूरे तनाजुर में चीजों को देखना चाहिए। कैसे अलीगढ़ मुस्लिम अमेंडमेंट एक्ट बना, आपको मैंने थोड़ा बताने की कोशिश की, कैसे वो कोर्ट के सामने है, 2, और फिर वो 2019 में कैसे वो रिपील हो गया। ठीक है, एप्रीहेंशन क्यों है? एप्रीहेंशन यह है कि अगस्त 2019 में रिपील होता है, 2 महीने बाद कोरोना आ जाता है और सारा निजाम दरहम भरहम हो जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट जो मैं कहना चाहता हूँ, 7 नवंबर 2022 को यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक लेटर जाता है कि आप जो है इस एक्ट में, जो 1920 का बुनियादी एक्ट है, उसमें कुछ तरमीम और तनसीख आप सजेस्ट करिए, जो कुछ भी इस तरह का लेटर है, हम इसको बदलना चाहते हैं, हम दिल्ली को बदल रहे हैं, बीएचओ भी बदल रहे हैं, वगैरह वगैरह। और उसका जवाब यूनिवर्सिटी ने 28 क्या कहते हैं नवंबर को दे दिया 2022 में। उसके बाद अब 2 मई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से फिर यूनिवर्सिटी को लेटर जाता है कि आपने अभी तक कुछ किया नहीं, बताया नहीं, या उस जवाब से वो गैर मुतमईन है। तो यूनिवर्सिटी ने एक हाई पावर्ड कमेटी बना दिया 7 आदमियों की कि आप लोग सुझाव दें कि हम इसका क्या जवाब दें। अब तब ये बातें मंजर आम पे लेटर की आई, मतलब खाली हवा से खबर आ रही थी। अब उसके कॉन्टेक्स्ट पता नहीं कि इन्होंने मिनिस्ट्री ने क्या लिखा 7 नवंबर को, 28 नवंबर 2022 को जवाब दिया, तो क्या जवाब है? 2 मई को जो ईमेल जाता है उसके का कंटेंट्स हैं, और उसके बाद आपके ये हाई पावर्ड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया, नहीं सबमिट की, उसका जवाब गया कि नहीं गया। मेरा कहना यह है कि ये सारी बातें कुछ सजेस्ट करती हैं कि देयर इज सम फाउल प्ले इन ऑल दिस, और इसलिए वाइस चांसलर को चाहिए कि यूनिवर्सिटी कोर्ट जो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो एग्जीक्यूटिव बॉडी वहां की है, उसको उसकी मीटिंग बुला करके उसको आगाह करे कि क्या आगाह करे, सारी बातों को सामने रखे। अभी जो बता दूं, हाई पावर जो कमेटी बनी है उसके एक मेंबर से कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि भाई वो लेटर क्या जरा देखें तो सही। तो उसने कहा कि साहब हमको भी लेटर नहीं दिया गया, हमको जबानी बताया गया और कहा कि जवाब तैयार कर दीजिए। अब ये देखिए, अच्छा नहीं, मैं तो इससे ज्यादा की चीजें, आपने तो खत की बात की, इधर से खत गया उधर से जवाब आया। देखिए, एक चीज का रिकॉर्ड कहीं नहीं मिलता
वो होता है टेलीफोन पे बात जी। और टेलीफोन पर क्या HRD मिनिस्ट्री से AMU के वाइस चांसलर को कह दिया गया, ना आप जानते ना मैं जानता। नहीं 19 तारीख को 19 मई को, अभी 19 मई, जी 19 मई को वाइस चांसलर साहब जो है, मेरी इत्तला ये है और पक्की इत्तला है कि वो आए थे यहाँ पर और एजुकेशन मिनिस्टर से उनकी बात हुई। ही वाज कॉल्ड और सम्मन और व्हाट वाइस चांसलर को बुलाया गया था, वो आके उन्होंने बात किया। अब क्या बात हुई सब आपको बताना चाहिए ना। बिल्कुल। तो देखिए, जब चीजें इस तरह से होती हैं तो हेजी हो जाती हैं, उस पे शक होता है। कानून से ऊपर हट करके भी अलग से कोई चीज अगर की जाए मेज के नीचे से, तो उस पर शक जरूर होता है। और जब मोदी सरकार है और ये तो खुल करके सब कुछ कर रहे हैं, इन पर तो शक होना बहुत ही नेचुरल है। इसमें कोई गलती नहीं है, उनका तो एजेंडा यही है। बिल्कुल एजेंडा यही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। वो है ना, तेरे खुलूस का मुमकिन नहीं हूं मैं, लेकिन तेरा ठहर तेरी आस्तीन में क्या है। जी बिल्कुल वो हम सब देख रहे हैं। आस्तीन क्या साहब सामने खुल करके कह रहे हैं। और ऐसे दौर में जब जय बजरंग बली कह करके वोट दो, तो फिर मुसलमानों का क्या हाल होगा। कितनी मॉब लिंचिंग हुई, उस पे सब पे प्राइम मिनिस्टर खामोश रहे, और क्या क्या कुछ हो रहा है वो हम आप मुसलसल पिछले 9 साल से देख रहे हैं। अब ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को किस तरह से टारगेट किया गया, रिजर्वेशन ऑलरेडी खत्म हो चुका, अब ये अदालत में भी क्या कुछ कर सकेंगे, इसका खदशा हमारे आपकी बातचीत में हुआ। आप लोग जरूर अपनी राय से आगाह करें, हमारे कमेंट्स में आप जरूर लिखें कि आपको ये डिस्कशन कैसा लगा, आपको क्या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो शायद आपसे पहले नहीं थी, वो जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर जरूर शेयर करें।